हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मेरा नाम है ऋषिकेश दुबे और ये है करंट अफेयर्स की रिवाइंड सीरीज, जिसमें हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज के इस चैप्टर 9 में ईयर राउंड के कौन सा क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आज का सबसे पहला सवाल है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 के बारे में। द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 that looks at the impact of technology on girls' education, opportunities and outcomes was released by वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2024 जो लड़कियों की शिक्षा के अवसरों और परिणामों पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव को देखती है, किसके द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ऑप्शन डी द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्यों न्यूज़ में था? अभी हाल में ही जब ब्राज़ील में G20 की प्रेसिडेंशियल मीटिंग हुई है, उसी दौरान पैरेलल में ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। यूनेस्को द्वारा पब्लिश इस रिपोर्ट में GEM रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसका मतलब है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, जो कि टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट को एजुकेशन पर कैसा पड़ रहा है उस पर वो असेसमेंट करती है। इस रिपोर्ट की कुछ की असेसमेंट है, कुछ की फाइंडिंग्स है, जैसे कि हमें हर देश में किसी एक एजुकेशनल लीडर की ज़रूरत है, यानी कि एक ऐसा फोररनर, एक ऐसा फ्रंट रनर जो कि एजुकेशन को आगे बढ़ाए, आगे ले जाए, जन जन तक पहुंचाए। ऐसे हमें नेताओं की, ऐसे हमें लीडर्स की आवश्यकता है। इसके अलावा हमें अपने जो एजुकेशन है उसके पर्पज़ को भी डिफाइन करना बहुत ही आवश्यक है। बैलेंस टारगेट और लर्निंग आउटकम्स को हमें मद्देनज़र रखते हुए अपना कैरिकुलम, अपने जो गोल्स हैं एजुकेशन के, वो हमें प्रिपेयर करने होंगे। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लैक ऑफ फंडिंग का, जिसको कि हम लोग मेंस में कोट भी कर सकते हैं। 10 में से 4 देश अपनी जीडीपी का 4% से भी कम हिस्सा एजुकेशन पे खर्च करते हैं, और ये एक ऐसी फाइंडिंग है जो कि हम मेंस में अगर कोट करते हैं तो हमें इस पर बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं, क्योंकि एक एक नंबर भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि आपको पता है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन पे खर्च करने से बहुत सारे लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ इसलिए बचते हैं क्योंकि एजुकेशन का कोई डायरेक्ट आउटपुट नहीं होता है। एजुकेशन का जो आउटकम होता है वो एक जनरेशन बाद होता है, लेकिन वहीं पे अगर इंडस्ट्री या किसी बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका आउटपुट हमें तत्काल तुरंत देखने को मिल जाता है। ये वजह से जीडीपी का नंबर बढ़ाना सभी को अच्छा लगता है, एंड दैट्स वाई हम एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। कई सारे देशों में ऐसा देखने को मिल रहा है। नाउ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस की जो नंबर हैं वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और थोड़ा सा इसमें रिडक्शन देखने को मिला है 1% का 2015 से, लेकिन ये बहुत ही फ्रीबल डाटा है। मतलब ये ऐसा डाटा नहीं है कि जिसको हम देख करके खुशी मनाएं कि 1% कम हो गए। वो लगातार नंबर के टर्म्स में बढ़ते जा रहे हैं, परसेंटेज में 1% हमें घटता हुआ दिखाई पड़ा है। एक्सेस ऑफ एजुकेशन की बात करें तो कई सारे देशों में एक्सेस ऑफ एजुकेशन दूर है, यानी कि बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और इसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान ऐसे सारे देश आते हैं जिनमें एक बड़ी नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो स्कूल से बाहर है। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया के वो कौन कौन से इनिशिएटिव हैं जो कि इंडिया ने अपने एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट के लिए उठाए हैं। एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, जो कि बहुत सारे वर्कशॉप्स को आयोजित करके एजुकेशन में जो लीडरशिप है, जो मैनेजमेंट है, जो कॉम्पिटेंसीज़ है, उसको इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ऐसा करके एक प्लेटफॉर्म है निष्ठा नाम से, जो कि लर्निंग आउटकम्स के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट कर रहा है। इसके अलावा लर्निंग सेंटर पेडागॉगी भी इम्प्रूव करके दे रहा है। तो ये सारी ही चीज़ें इंडिया के पर्सपेक्टिव में एजुकेशन को बढ़ाने, एजुकेशन को बेहतर करने के लिए उठाई जा रही हैं। आइए सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट recently in news the Soligas and Yaravas are related to
हाल ही में खबरों में रहे सोलिगा और यरावा इनसे संबंधित हैं। ऑप्शन ए, फोराजिंग वाइल्ड एडिबल्स, जंगली खाद्य पदार्थों की तलाश। ऑप्शन बी, इंडिजिनस कम्युनिटीज इन वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाटों में स्वदेशी समुदाय। ऑप्शन सी, फॉरगॉटन ट्राइबल लैंग्वेज, भूली हुई आदिवासी भाषाएं। ऑप्शन डी, फॉसिल फाउंड इन एक्सकेवेशन एट केरला, केरल में खुदाई में मिले जीवाश्म। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडिजिनस कम्युनिटीज इन वेस्टर्न घाट। सोलिगाज एंड यरावाज एक वेस्टर्न घाट में ड्वेलिंग करने वाली इंडिजिनस कम्युनिटी हैं भारत की। इनका मुख्य काम शहद कलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इंडिजिनस ग्रुप सोलिगाज टीम्स टू कलेक्ट हनी फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इंडिजिनस ग्रुप सोलिगाज एंड यरावाज हैव बीन लिविंग इन द कावेरी बेसिन एंड सराउंडिंग हिल्स पेनिनसुलर इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी कि ये कावेरी बेसिन और पेनिनसुलर इंडिया के पास हजारों सालों से रह रहे हैं। और अभी इनकी डाइट को लेकर के और जिस तरह की ये जीवन व्यतीत करते हैं उसके ऊपर कई सारी रिपोर्टिंग हुई है, जिसकी वजह से ये पूरी खबर न्यूज़ में थी। अब यहाँ पे खबर भी देख सकते हैं, व्हाट डू ट्राइबल ग्रुप्स लाइक सोलिगाज एंड यरावाज ईट, आखिर ये क्या खाते हैं, किस तरीके से रहते हैं। तो ये कंद मूल फल बेसिकली ये खाते हैं और हनी कलेक्ट करते हैं। एक तरीके का बहुत ही सादा जीवन शैली जिसको कह सकते हैं ये बिताते हैं। 14 जनवरी 2024 को ये न्यूज़ फ्लोट कर रही थी न्यूज़पेपर्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट के बारे में, ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1, इट इज़ एम्ड एट कनेक्टिंग द पोर्ट ऑफ कोलकाता इन इंडिया विद द पोर्ट ऑफ सितवे इन म्यांमार। इसका उद्देश्य भारत में कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार में सितवे बंदरगाह से जोड़ना है। स्टेटमेंट 2, द प्रोजेक्ट इज़ फंडेड इक्वली बाई इंडिया एंड म्यांमार। इस परियोजना को भारत और म्यांमार द्वारा समान रूप से वित्त पोषित किया जाता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही हैं। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नन, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो स्टेटमेंट 1 है कि इसका जो उद्देश्य है, इसका जो एम है वो कोलकाता से सितवे म्यांमार पोर्ट को जोड़ना है, ये बिल्कुल सही है। हालांकि इसका उद्देश्य यह भी है कि हम नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहते हैं, तो यहाँ तक तो ये बात सही है कि इन दोनों को कनेक्ट करना हमारा मूल उद्देश्य है। लेकिन ये प्रोजेक्ट फंडेड इक्वली बाय इंडिया एंड म्यांमार, ये इक्वली फंड नहीं किया जाता है। एक्चुअली में इसे म्यांमार फंड नहीं कर रहा है, सिर्फ इंडिया फंड कर रहा है और दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में। तो कोलकाता में जो पोर्ट है हमारे पास, जिसको कि हुगली रिवर के ऊपर बनाया गया है, हल्दिया पोर्ट है, वो एक रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन पोर्ट से हम बाहर आते हैं और बंगाल की खाड़ी से एक लगभग 540 किलोमीटर का रूट, सी रूट पकड़ते हुए हम सितवे पोर्ट तक पहुंच जाते हैं। सितवे पोर्ट से हम रोड मार्ग से पलेटवा, फिर कलेटवा, फिर जोरिनपुरी, फिर लवानगताई और फिर ऑयजॉल तक हम लोग पहुंच जाते हैं। तो ये हमारा पूरा रूट है कि हम नॉर्थ ईस्ट के रीजन में कनेक्टिविटी को सिर्फ सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर या जिसको चिकन नेक भी कहते हैं उससे ना होकर के हम अल्टरनेटिव रूट का भी प्रयास कर रहे हैं। और उसमें हमने म्यांमार की मदद ली जो कि सितवे पोर्ट को एक्सेस हमें दे रहा है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो पूरा रूट है यानी कि कोलकाता से लेकर के आइजॉल तक का, इसमें कहीं पर भी हमें रेल रोड दिखाई नहीं पड़ रही है। क्या नहीं दिखाई पड़ रही है? रेल का रूट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है शिपिंग वाला रूट, फिर हमें इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट दिखाई पड़ रहा है, फिर रोड दिखाई पड़ रहा है, देन अगेन हमें रोड दिखाई पड़ रही है। यहाँ पे कहीं भी ट्रेन का रूट नहीं है। मैं इस बात को इसलिए अलग से पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि आपसे ये स्टेटमेंट दे करके पूछा जा सकता है दैट इट कंटेन्स ऑल द 3 मोड्स दैट इज़ रोड, रेल एंड शिप्स। तो ये आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने
25 अप्रैल को ये सारी रिपोर्टिंग करी, कुछ अपडेट्स यहाँ पर आई थी, वो सारी अपडेट्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हालांकि ये किसी बहुत ही खास काम के लिए बहुत ही खास इसमें कुछ है नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड्स नेमो ऑयल सीड्स? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन नेमो तिलहन का लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन ए, इंक्रीज डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन टू 69.7 मिलियन टन्स बाई 2030 to 31। 2030 से 31 तक घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन करना। ऑप्शन बी, रिड्यूस डिपेंडेंसीज ऑन एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम करना। ऑप्शन सी, प्रमोट इंटरक्रॉपिंग प्रैक्टिसेस विथ ऑयल सीड्स ऑन नॉन फैलो लैंड्स ओनली, केवल गैर परती भूमि पर तिलहन के साथ अंतर फसलीय पद्धतियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, एनहांस पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सकेवेटिंग ऑयल फ्रॉम सोर्स लाइक कॉटन सीड एंड राइस ब्रान, कपास के बीज और चावल की भूसी जैसे स्रोतों से तेल निकालने के लिए कटाई के बाद बुनियादी ढांचे को बढ़ाना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पहले तो मैं ये आपको ध्यान दिला दूं कि इस क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है। आई होप आपने नॉट का ध्यान दिया होगा। और नॉट का मतलब हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया है। तो इंक्रीज डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन टू 69.7 मिलियन टन्स बाय 2030 एंड 31, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। रिड्यूस डिपेंडेंसीज ऑन एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स बाय प्रमोटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यह भी बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि हम जो अभी एडिबल ऑयल हैं यानी कि अपने खाद्य तेल में भी आत्मनिर्भर नहीं हैं और हमको अपने खाद्य तेलों के लिए भी बाहर देशों से तेल मंगाने पड़ रहे हैं। और इस जो कमी है, इस कमी को दूर करने के लिए इस पूरी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स, इसको जो है वो प्रमोट किया गया है, लाया गया है। जब सी कथन की बात करते हैं, ऑप्शन सी की बात करते हैं, तो प्रमोट इंटरक्रॉपिंग प्रैक्टिसेस विथ ऑयल सीड्स ऑन नॉन फेलो लैंड्स ओनली, तो नॉन फेलो लैंड्स यानी कि उर्वर भूमि पर ही केवल ऑयल सीड्स की खेती हो सकती है, केवल इसको प्रमोशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। ये जो डी स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी है, एनहांस पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम सोर्सेज लाइक कॉटन सीड एंड नट, दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। यह भी बिल्कुल सत्य कथन है और हमें फॉल्स फाइंड आउट करना था, दैट्स वाई सी शुड बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे देख लेते हैं, कैबिनेट ने 3 अक्टूबर 2024 को नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स यानी कि नेमो ऑयल सीड्स का एक पॉलिसी जो है उसको अप्रूव किया और इसके लिए उन्होंने साथी पोर्टल को भी इनेबल किया, जो कि स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको टाइम पे क्वालिटी सीड्स की अवेलेबिलिटी कराएगा। तो आपसे साथी पोर्टल के बारे में भी पूछा जा सकता है कि साथी पोर्टल का नेमो ऑयल सीड से क्या कनेक्शन है, तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि ये टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स के बारे में ये सारी बातें करता है। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स नेमो ऑयल सीड्स एक इनिशिएटिव है विच बूस्ट डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन, ये बात हमने ऑलरेडी जान ली है। अचीविंग सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर ऑन एडिबल ऑयल्स यानी कि जो खाद्य तेल हैं उसमें हम आत्मनिर्भरता हासिल करना चाहते हैं। नेमो ऑयल सीड्स विल फोकस एनहांसिंग ऑन प्रोडक्शन ऑफ की प्राइमरी ऑयल सीड्स सच एज रैपसीड्स, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसमिन ईटीसी। इसके एक्सट्रैक्शन की बात हो रही है, कॉटन सीड्स, राइस ब्रान, टी बॉर्न ऑयल, ये सारी चीज़ों के बारे में, इन सारी चीज़ों से भी जो तेल का उत्पादन हो सकता है उसको भी हमने लक्ष्य किया है कि 69.7 मिलियन टन्स बाई 2030 एंड 31। डोमेस्टिक जो एडिबल ऑयल प्रोडक्शन है वो उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है और इसका जो प्रोजेक्शन है वो 72% ऑफ आवर प्रोजेक्टेड डिमांड रिक्वायरमेंट ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, ये लगातार मीट कर रहा है। तो पूरी जो रिपोर्ट थी उसमें हमने 2-3 बातें सीखी। पहला तो ये कि इसका जो ऑयल सीड्स का जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे मिशन का वो क्या है और क्या नहीं है। इसके अलावा कि साथी पोर्टल जो है वो किस चीज़ से रिलेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इट इज़ अबाउट वाई आर प्लूटो एंड चेरॉन ऑफन रेफर्ड टू एज डबल ड्वार्फ प्लैनेट सिस्टम। प्लूटो और चेरॉन को अक्सर डबल ड्वार्फ ग्रह प्रणाली क्यों कहा जाता है?
ऑप्शन ए, बिकॉज चेरॉन इज मोस्ट मैसिव, बिकॉज चेरॉन इज मोर मैसिव देन प्लूटो, क्योंकि चेरॉन प्लूटो से ज़्यादा भारी है। ऑप्शन बी, ड्यू टू द क्लोज साइज एंड मास रेशियो बिटवीन प्लूटो एंड चेरॉन, प्लूटो और चेरॉन के बीच में प्लूटो और चेरॉन के बीच नज़दीकी आकार और द्रव्यमान अनुपात के कारण। ऑप्शन सी, बिकॉज बोथ आर लोकेटेड इन द एस्ट्रॉयड बेल्ट्स, क्योंकि दोनों क्षुद्रग्रह बेल्ट में स्थित हैं। ऑप्शन डी, ड्यू टू द सिमिलर कंपोजिशन ऑफ मीथेन एंड नाइट्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन की उनकी समान संरचना के कारण। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ड्यू टू द क्लोज साइज एंड मास रेशियो बिटवीन प्लूटो एंड चेरॉन। अब ये क्या चीज़ है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले आपको मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप पहले इस डायग्राम को देखें। ये डायग्राम में ये जो बीच का वाइट वाला पार्ट है ये अर्थ है, इसको आप अर्थ समझिएगा। और ये जो साइड वाला पार्ट है यानी कि जो छोटा सा मास घूम रहा है ये मून है। तो ये मून है और ये अर्थ है, ये बात आपने समझ ली। अब यहाँ पे जो अर्थ का द्रव्यमान है वो मून से कई गुना ज़्यादा है, और क्योंकि मून से कई गुना ज़्यादा है तो अर्थ और मून इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है यानी जिस के इर्द गिर्द ये पूरा सिस्टम अर्थ और मून का घूम रहा है, ये क्या कहलाता है? ये सेंटर ऑफ मास कहलाता है। और ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पर स्थित है? यह पृथ्वी के अंदर ही स्थित है, यानी कि पृथ्वी के ग्रह के अंदर ही स्थित है, पृथ्वी के बाहर नहीं है। अब ये जो सेंटर है इस सेंटर को एक खास नाम से बुलाया जाता है और ये सेंटर कहलाता है बैरी सेंटर। ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड बैरी सेंटर। ठीक है, तो इन दोनों सिस्टम के उस पॉइंट को जिसके इर्द गिर्द ये दोनों सिस्टम घूमते हैं इसको बैरी सेंटर बोला जाता है। और बैरी सेंटर अगर किसी भी दो सिस्टम में बाहर की तरफ हो तो उसे क्या बोलते हैं? डबल मास सिस्टम। यानी कि यहाँ पे पढ़ें, बैरी सेंटर आउटसाइड प्लूटो बिकॉज चेरॉन इज मैसिव कंपेयर टू द प्लूटो and the center of mass, that is Berry center of the Pluto-Charon system, lies in the space between them and not within the Pluto itself, क्योंकि प्लूटो काफ़ी हल्का है। This means that both Pluto and Charon orbit this point in space rather than Charon simply orbiting Pluto, और इसलिए यह एक डबल बॉडी सिस्टम या डबल मास सिस्टम ऐसा इसको बोला जाता है। अब जरा देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ बातें क्या क्या लिखी हुई हैं। तो नासा के ऑफिशियल वेबसाइट पे प्लूटो के बारे में कुछ कुछ बातें डिस्कस करते हुए एक अपडेट हमें देखने को मिली। प्लूटो इज क्लासिफाइड एज ड्वार्फ प्लैनेट एंड इट इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स इन डिस्क लाइक जोन बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून कॉल्ड क्यूपियर बेल्ट। यानी कि प्लूटो जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? वो क्यूपियर बेल्ट में पाया जाता है। और क्यूपियर बेल्ट कौन सी बेल्ट होती है? जैसे मान लेते हैं ये हमारा सन है और ये हमारी आउटर बाउंड्री है, यानी कि नेपच्यून है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और नेपच्यून के बाहर हमें क्या देखने को मिलता है? प्लूटो देखने को मिलता है। तो नेपच्यून से जो आउटर वाली जो जोन होती है वो क्या कहलाती है? दीज ऑल जोन्स। और बाकी सारे 8 ग्रह किसमें हैं? बाकी 8 ग्रह यहाँ पर हैं, इस बाउंड्री के बीच में है। ठीक है, तो अब इसके बाहर वाला जो जोन है ये जोन कहलाता है क्यूपियर बेल्ट। यहाँ पे देखिए KUIPER, क्यूपियर बेल्ट पूछा जा सकता है क्योंकि गोल्डी लॉक जोन एक बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी UPSC में। नाउ प्लूटो वेरी लार्ज मून चेरॉन इज ऑलमोस्ट हाफ द साइज ऑफ प्लूटो, क्योंकि प्लूटो के बिल्कुल आधे साइज का है और इस वजह से जो सेंटर ऑफ मास है वो उसका बाहर होता है एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज डबल ड्वार्फ प्लैनेट सिस्टम। इसीलिए इसको डबल ड्वार्फ प्लैनेट सिस्टम ऐसा जाना जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपका ये सेशन बहुत ही अच्छा गया होगा और आपका दिन भी बहुत अच्छा हो। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, PDF चाहते हैं, मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। यूट्यूब सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल से लगातार अपडेट्स पाते रहना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। बाय।